नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अगर हम आपसे ये कहें कि इंसानी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ इंसान बल्कि देश और दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखता है, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है और वो शब्द है ना, यानी कि नो। सोचिए अपनी किसी बुरी आदत के बारे में जिसे आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर याद कीजिए उस पल को जब वो काम आप पहली बार करने जा रहे थे। और अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने उस वक्त इस शब्द ना का इस्तेमाल करके उस काम को करने से इनकार कर दिया होता, तो ये काम आज आपकी आदत में शामिल होकर आपकी परेशानी की वजह नहीं बनता। ये एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन सही वक्त और सही मौके पर ना कह पाना किस तरह के इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, ये हम देखेंगे हमारे आज के इस केस में। अरे पीछे हटिए। इस फ्लैट का ओनर, मैंने ही फोन किया था आपको। आप लोगों को ये बदबू पहले नहीं आई? मतलब इस फ्लोर पे 2 जन रहते हैं। सामने वाला फ्लैट वाला दुबई में रहता है, एक फ्लैट बंद रहता है मैडम। जब बदबू ज्यादा बढ़ गई तब हमें पता चला। मैम, सीवियर हेड इंजरीज है, लॉस ऑफ ब्लड के चलते मौत हुई है लगता है। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो। मैम, ये मोबाइल मिला। निशान देख रही हैं आप? शायद इसी फ्लावर से सर पे मार के किसी ने जान ली होगी। और घर की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल काफी जबरदस्त रहा, लेकिन पोस्ट एंट्री का भी तो कोई निशान नहीं मिला मैम। इसका मतलब लूट का केस नहीं है, जरूर किसी पहचान वाले का काम है। अपने इस टेनेंट के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? इनका नाम आकाश है, लेकिन लोग इन्हें गट्टू कह के बुलाते हैं। पिछले 3 साल से इसी फ्लैट में रह रहे हैं। मैडम अकेले हैं, शादी नहीं की इन्होंने। जान पहचान में एक बूढ़ी दादी है जो कलकत्ता में रहती है। उनका एड्रेस है आपके पास? जी, एड्रेस है मेरे पास। इनसे कोलकाता का एड्रेस लो, कोलकाता पुलिस को भेजो इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। ये देखो, 4 दिन पहले इसने 10,000 का विड्रॉल किया। हो सकता है आसपास वाले किसी एटीएम से हो। पता करो और उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। यस मैम। वैसे अच्छा लड़का था वो। कंप्यूटर या लैपटॉप होता है ना, उसको सुधारने का काम करता था। बिल्डिंग में किसी का भी कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो तो फ्री में ठीक कर देता था, लेकिन इससे ज़्यादा का मतलब नहीं रखता था किसी से। कौन कौन आता था उनसे मिलने, और आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर अलग अलग लोग आते थे यहाँ। कोई कंप्यूटर देने के लिए आता था तो कोई कंप्यूटर लेने के लिए। सर गए हफ्ते एक आदमी को मैंने बिना पूछे अंदर भेज दिया था, तो हमारे साहब हम पे चिल्लाने लगे। हमसे बोले कि बिना इंटरकॉम पे पूछे किसी को भी अंदर भेजा मत करो, और अगर मैं ना उठाऊं तो बोल दिया करो कि मैं घर पे नहीं हूँ। सर आखिरी बार हमारी उनसे यही बात हुई थी। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे, फुटेज दिखाओ जरा। सर कैमरा तो यहाँ है, 15 दिन से खराब है। मैनेजर साहब को बोला है बनवाने के लिए। कोई बड़ा झगड़ा हुआ था किसी के साथ, या फिर किसी से कोई दुश्मनी? जो बात नहीं करता उसका किसी से झगड़ा कैसे होगा मैडम? हमारी जानकारी में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गट्टू का जो फोन मिला है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैम। मैम, कोलकाता पुलिस का मैसेज आया था। हमारे कहने पे वो गट्टू के कोलकाता वाले घर गए थे, लेकिन वहाँ उसकी सिर्फ दादी रहती है, काफी बूढ़ी है और अल्जाइमर की बीमारी भी है। अल्जाइमर? मतलब इस मामले में उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यस मैम। एक काम करो, गट्टू के घर से सारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स साइबर सेल भेजो, देखो क्या निकलता है। इस महीने की 8 तारीख की रात की सीसीटीवी फुटेज भिजवा दीजिएगा। ठीक है साहब, मैनेजर साहब को बोल के मैं। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गट्टू की मौत 5 दिन पहले रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई थी। मौत की वजह मल्टीपल हेड इंजरीज, पीछे से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगी थी, जैसे कि कोई टेबल का कोना या ऐसा कुछ, और आगे से कोई हेवी चीज से वार किया गया था जो शायद फ्लावर से हमें पे मिला था। सर, ये गट्टू का कॉल रिकॉर्ड। मैम, कॉल रिकॉर्ड में तो सस्पिशियस कुछ भी नहीं है। 5 दिन पहले आखिरी बार फोन इस्तेमाल किया गया था, मतलब मौत के दिन। उसके बाद बस कुछ मिस कॉल्स पड़े। मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और मोबाइल रात 10 बजे से स्विच ऑफ था। यस मैम। जिन लोगों से इसकी आखिरी बार बात हुई उन सबको थाने में बुलाओ। ओके मैम।
मैम उसे मैंने अपना लैपटॉप दिया था डाटा बैकअप के लिए, बस उसी के बारे में फॉलो अप लेने के लिए मैंने उसे 2-4 बार कॉल किया था। मैम मेरे लैपटॉप में वायरस था, रिपेयरिंग के लिए मैंने उसको दिया था, बस इसलिए उसको मैंने बार बार फ़ोन करा। मैम मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, बस मैंने उसे रिपेयर के लिए दिया था, इसीलिए मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया था। मैम मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। जा सकते हो, नजर रखो इस पर। लेकिन मैम सिर्फ इसी पे नज़र क्यों? इससे पहले भी हमने जितने भी लोगों से पूछताछ की सब गट्टू के कस्टमर्स ही थे और सभी ने वही जवाब दिया जो इसने दिया। तो फिर सभी ने एक से जवाब दिए, सिर्फ यही है जो अपने साथ सबूत लिए घूम रहा है, लैपटॉप की रसीद। इसका इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। गट्टू नाम के जिस शख्स का कत्ल हुआ था, ये वही शख्स था जिसने 4 दिन पहले आधी रात में एक अनजान और अकेली लड़की की गुंडों से बचाने में मदद की थी। पुलिस अब तक उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर गट्टू का कत्ल लगभग उसी वक्त हुआ था जब ये लड़की उससे मिली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिन गुंडों से गट्टू ने उस लड़की को बचाने में मदद की थी, उन्हीं गुंडों ने गट्टू का कत्ल कर दिया था? और अगर ऐसा था तो फिर वो लड़की इस वक्त कहाँ थी? क्या वो गुंडे उस लड़की को उठाकर ले गए थे, या फिर वो लड़की ही कातिल थी और गट्टू का कत्ल करके फरार हो चुकी थी? ये कुछ सवाल थे जो आने वाले वक्त में पुलिस की नींद उड़ा देने वाले थे। मैम अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है उससे तो ये लगता है कि गट्टू बहुत शरीफ आदमी था, उसकी जान कोई भला क्यों लेगा? रावत, कोई बदमाश है तो इसका मतलब ये नहीं कभी कोई शराफत का काम कर ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई शरीफ है तो जरूरी नहीं कि कभी कोई बदमाशी की ही नहीं होगी। इस गट्टू के केस में भी कुछ ऐसा है जो उसके शराफत से मैच नहीं खाता, हमें उसी का पता लगाना है। मैडम गट्टू जिस एटीएम से पैसा निकाला है ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। अंदर लेके आइए। ये लड़की कौन है? गट्टू से बात कर रही है? रावत, मर्डर रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और ये फुटेज है रात के 12 बजे की। हो सकता है यही वो लड़की हो जिसने इसको आखिरी बार जिंदा देखा हो, या फिर हो सकता है इसी ने इसको मारा हो। इस फुटेज से इसकी फोटो निकलवाओ और पता करो उसके बारे में। और ये एटीएम का गार्ड थाने में बुलाओ उसको। जी मैडम, वो दोनों तकरीबन 12 बजे आए थे और वो मैडम के हाथ में चोट भी लगी थी और कपड़े भी फटे हुए थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे क्या? कुछ सुना तुमने? मैडम कुछ खास तो नहीं, पर हाँ मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रहे थे। भाई साहब आसपास में कोई मेडिकल स्टोर है क्या? जी मेडिकल स्टोर? जी मैडम। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी मैडम। रात को 12 बजे मेडिकल स्टोर? रावत, पता लगाओ उस एरिया में ऐसे कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो पूरी रात या फिर इतनी रात तक खुले रहते हैं। यस सर, ये दोनों करीब रात के 12 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक बोतल एंटीसेप्टिक की बोतल ली और कुछ बैंडेज, फिर चले गए यहाँ से। कुछ और बता सकते हैं इन लोगों के बारे में? कोई बातचीत हुई आपस में या आपसे? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ मैम, उन मैडम ने किसी को फ़ोन करने के लिए सर का फ़ोन मांगा था। मुझे अपना फ़ोन दीजिए ना, मेरे को एक फ़ोन करना है। हाँ, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है। भाई साहब, आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक फ़ोन करना है। नंबर देखो जरा। जी, आप लोग? इस लड़की को जानती हो? जी नहीं सर, पर हुआ क्या है? 8 तारीख को रात 12 बजे के आसपास इस लड़के ने तुम्हें कॉल किया था, तुमने वो कॉल रिसीव भी किया था, तो जाहिर सी बात है तुम जानती हो इसको। अब सवाल यह है कि झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हुआ, लक्ष्मी कौन है? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है रजत। हाँ, जानते हैं हम इसे, पहले मिल चुके हैं। मैम मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। तुम इस लड़की के बारे में बताओ। मैम, इस लड़की का नाम आशा है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर 6 महीने पहले हमारा झगड़ा हो गया और ये घर छोड़ के चली गई। अभी इस वक्त कहाँ है ये?
मैम मुझे नहीं पता, पर आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ किया है क्या उसने? इसे जानते हो? अपनी सहेली के साथ कभी देखा इसे? ये कौन है? इसे सर पहली बार देख रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तो जानता है इसे, क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ सर। मैं इसे लैपटॉप ठीक कराता था और इसका नाम गट्टू है। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन दोनों को जानते हो, आशा को भी और गट्टू को भी? जी हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैम। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए तो। ये लड़की वही लड़की है जिसके साथ इस लड़के को आखिरी बार देखा गया, इसलिए हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसका नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ मैम है। इसका दोस्त या कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? मैम वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी। उनका भी नंबर चाहिए हमें। हाँ मैम। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी। ओके मैम। आशा यहीं रहती है? जी हाँ। कहाँ है? क्यों, क्या किया उसने? अंदर आके बात करे। हाँ हाँ आइए ना। ये लोग कौन है? ये आशा के माता पिता हैं और ये उनका भाई है। आज ही आए हैं मीरठ से आशा को ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए? जी मैडम, 4-5 दिन से हमारी बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा। हम लोगों ने फोन किया उसे, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही है। पहले बेल बज रही थी, लेकिन अब तो बेल भी बंद आ रही है। हम सब लोगों से यहाँ उसका पता लगाने के लिए आए हैं। 4 दिन से आपकी बेटी गायब है, अभी तक आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? लड़की का मामला है मैडम, हम नहीं चाहते थे कि बदनामी हो, इसलिए सोचा कि हम खुद ही तलाश कर लेते पहले। आखिरी बार 5 दिन पहले ही बात हुई थी बिटिया से। मैडम, पढ़ने के लिए भेजा था हमने उसे यहाँ। दिन में कॉलेज जाती थी और रात को कॉल सेंटर में नौकरी भी करती थी। मैं और पापा तो तैयार ही नहीं थे, लेकिन माँ की जिद की वजह से हमें उसे भेजना पड़ा। हमने शर्त रखी थी कि वो यहाँ मौसा जी के घर पे ही रहेगी, इसलिए वो यहीं रह रही थी। आखिरी बार घर से कब निकली थी? 4 दिन पहले वो बोल रही थी कि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो थोड़ा देर हो जाएगी। उसने कहा वहीं उसकी सहेली के पास रहेगी करके। और तूने हाँ कह दिया? तेरी जिम्मेदारी पर भेजा था उसे यहाँ पे हमने। इसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते साहब। कई बार लक्ष्मी का नाम सुना है उसके मुंह से। बोल रही थी कि उसकी सहेली है, इसके अलावा कोई और नाम उसके मुंह से कभी सुना नहीं। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स देख के लग रहा है कि गट्टू और आशा एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को कॉल नहीं किया। आशा की ज्यादातर बातचीत हुई है अपनी फैमिली से या फ्रेंड लक्ष्मी से या अमित नाम के कोई शख्स हैं, और ये महेश। मैम मैंने पता किया, अमित आशा का मकान मालिक है और महेश एक रेस्टोरेंट में काम करता है। मैम वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी। उस मकान मालिक को बोलो आशा के फ्लैट में पहुंचे। मैंने तो उसे फ्लैट रेंट पे दिया था, वो इस वक्त कहाँ हो सकती है मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या है ये सब? ये सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो उसकी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, जिसके रिकमेंडेशन पे मैंने ये फ्लैट उसे रेंट पे दिया था। तब से आज तक मैं पहली बार यहाँ आया। तलाशी लो घर की। कब रहने आई थी वो? आज से ठीक 6 महीने पहले। वो सिर्फ तुम्हारी टेनेंट थी? जी। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स तो बता रही है कि काफी बातचीत हुआ करती थी तुम दोनों के बीच। मैम वो रेंट देने में बहुत परेशान करती थी, इसलिए उसे बार बार फोन करना पड़ता था। मैम ये मोबाइल मिला है। मैम ये आशा की पहली तो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। उसके माँ बाप का कहना है कि वो यहाँ अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। उस दिन बात करते वक्त भी उसकी माँ ने यही कहा था कि 4 दिन पहले उस घर से निकल के वो ऑफिस की तरफ गई थी। अमित का कहना तो कुछ और ही है। वो बोल रहा है कि पिछले 6 महीने से आशा उसके साथ रहती है। इन लोगों में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। हमें पता लगाना है कि कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि आशा यहाँ रहा करती।
जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीने से वो एक रेंटेड फ्लैट में रह रही थी। नहीं मैम, ये आपको किसने बताया? वो यहीं रहती थी अपनी मौसी के साथ। पूछ लीजिए इन लोगों से। क्यों मौसा जी, खुद सच बोलेंगे कि हमारी मदद चाहिए? हाँ, ये सच है कि पिछले 6 महीने से वो यहाँ नहीं रह रही थी। ये क्या कह रहे हो श्यामलाल? लेकिन तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो मौसा? वो यहाँ नहीं रह रही थी तो कहाँ रह रही थी? तुमने उसे जाने कैसे दिया? और हमें बताया क्यों नहीं? छोड़ो छोड़ो रोहन, बोलो, बताया क्यों नहीं? रोहन, बदतमीज लड़का। हिम्मत नहीं हुई हमारी। हाँ, हिम्मत नहीं थी हमें सच्चाई बताने के लिए। और क्या बताते? यही कि जैसा आप लोग आशा के बारे में सोच रहे थे, आशा बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई थी, बल्कि दोनों हाथों से कमाने के लिए आई थी। वो दिन में कॉल सेंटर में काम करती थी और रात में मसाज पार्लर में, हाँ, मर्दों वाले मसाज पार्लर में काम करती थी। इसीलिए हमने खुद ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। तुझे पड़ी थी ना उसकी जिंदगी बनाने के लिए। देख क्या बन गई हो वो, क्या बन गई हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? वो एक बार गए थे हम अपने दोस्तों के साथ गलती से, वहीं पे आशा को देखा था हमने। मसाज पार्लर में काम करना कौन सी बुरी बात है? मैडम, हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। हम लोग गलत समझते हैं इसे, इसीलिए हमने उसे कई बार समझाया कि आशा ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। उसे पैसे कमाने का चस्का लगा हुआ था, अपनी जिद पे अड़ी थी। दोनों हाथों से पैसा जो कमाना था उसको, एक नहीं सुनती थी हमारी वो। इसीलिए हमने तंग आकर उसे ये कहा कि तू यहाँ से चली जाए बस। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी आशा ऐसी थी ही नहीं। अगर ये बात सच है तो मैं उसका गला दबा दूंगा, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना। खोट अगर अपने सिक्के में हो ना तो दूसरों को कोसा नहीं करते बेटा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। शायद उसका चक्कर चल रहा था किसी महेश नाम के लड़के के साथ। वो घंटों उसके साथ बात किया करती थी। महेश, गट्टू के कत्ल की जांच अब आशा की तलाश की मुहिम में तब्दील हो चुकी थी। गट्टू के बारे में अब तक जो पुलिस को जानकारी मिली थी, उससे उसकी छवि एक शरीफ और शांत इंसान के तौर पर बन रही थी, जिसकी किसी से दुश्मनी होने की संभावना पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ आशा थी, जिसके वो रिश्तेदार उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, जिनके साथ वो इस अनजान शहर में रहती थी। तो क्या थी आशा की सच्चाई? क्या वो वाकई एक चरित्रहीन और लालची लड़की थी, जैसा कि उसके मौसी और मौसा दावा कर रहे थे? या फिर वो एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी, जो इस महानगर में किसी की साजिश का शिकार हो गई थी? और वो कौन सी कड़ी है जो गट्टू और आशा को एक दूसरे से जोड़ती है? और सबसे अहम सवाल, आशा कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस महेश नाम के उस युवक से पूछताछ करने पहुंची, जिसके साथ आशा के अफेयर होने की बात आशा की मौसी ने कही थी। नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं था। आशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और फीस न भरने की वजह से उसका कॉलेज भी छूट गया था, इसलिए वो करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही थी। मैं तो पहले से ही करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा था और नोट्स एक्सचेंज करते करते हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और वो जिस पा में काम करती है वो यहीं पर बगल में ही है, इसलिए लगभग रोज हमारा मिलना भी हो जाता था। तुम्हें पता है कि वो लापता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो काम पर भी नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? यही 4 दिन पहले। अपने बॉयफ्रेंड अमित की वजह से बहुत परेशान नजर आ रही थी वो। अमित उसका बॉयफ्रेंड? मतलब अमित जिसके घर में आशा रहा करती थी? जी सर। जब से लक्ष्मी ने उससे झगड़ा करके अपने घर से निकाला था, तब से आशा अमित के साथ उसी के फ्लैट में रहती थी। अच्छा, अभी तुमने कहा कि 4 दिन पहले जब उससे आखिरी बार मुलाकात हुई काफी परेशान थी। वजह बता सकते हो? कुछ बताया था उसने तुमको? नहीं, कुछ बताया तो नहीं। हाँ, लेकिन महेश, क्या मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं? तू क्या बात कर रही है? नहीं, मतलब मेरी हालत जानती है ना, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सबसे पहले ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ है? यार, मैं इस शहर में बहुत सारे सपने लेकर आई थी। मेरे सारे सपने टूट गए। इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में होती, अपने घर पर। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद आशा प्रेग्नेंट थी। पहले ये बता कि
क्या सरकारी अस्पताल में अबॉर्शन होता है? और प्रेगनेंसी को लेकर अमित और उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये फोटो देखो जरा, इस आदमी का नाम गट्टू है। कभी इसे आशा के साथ देखा था या आशा ने इसका नाम लिया हो? नहीं, इसको तो कभी नहीं देखा और ना ही आशा ने कभी इसके बारे में बताया। आशा बहुत अच्छी लड़की थी सर, अमित ही उसके लायक नहीं था। अमित के अलावा मैंने उसको किसी और के साथ कभी नहीं देखा। मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे मैडम को आने दो, अभी पता चल जाएगा किया क्या है मैंने? अरे आने दो ना। कौन मैडम? इसलिए बुलाया है कि तुझे बताना था। हमें रास्ते से भटकाकर तू खुद भी नहीं बचेगा। मतलब हमें पता चल चुका है, आशा सिर्फ तेरी टेनेंट नहीं थी, वो तेरी गर्लफ्रेंड भी थी। पर ये बात तो तूने हमें नहीं बताया। क्यों? ये सब सच नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे स्पा में काम करती थी वो। स्पा? वो स्पा तेरा है? यस। जिसपे आशा काम कर रही थी? जी, डबल सैलरी देता था मैं उसको, दूसरी लड़कियों से ज्यादा देता था। वो जो फ्लैट है ना मेरा, वो जिसपे रहती है वो भाड़े में, उसका भी आधा ही भाड़ा लेता था मैं उससे। और ये सब फायदे के बदले में ना वो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताती थी, फिजिकल प्लेजर यू नो। लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। आशा जिस दिन गायब हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अमित, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसे हुई तुम प्रेग्नेंट? अमित, ये सब मेरी गलती है क्या? ये बच्चा है तो तुम्हारा ही ना। अमित सुनो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? और ये मैं कैसे मान लूं कि जो गंदगी तुम्हारी कोख में है वो मेरी ही की हुई है? बस उसी वक्त मैंने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद कहाँ गई क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये सारी बातें उस दिन क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना था। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, शरीफ आदमी हूं मैं। अगर मुझे पता चला ना आशा के गायब होने के पीछे तेरा जरा भी हाथ है, तो तेरी बीवी और बच्चे नहीं, पूरी दुनिया के सामने तेरी शराफत का नकाब उतारूंगी, याद रखना। मैडम, झूठ तो अमित बोल रहा है। इतना ही नहीं, आशा के मौसा, मौसी, लक्ष्मी सब झूठ बोल रहे हैं। आशा ऐसी लड़की नहीं है जैसे ये लोग उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है। बस तकलीफ ये हो गई कि वो बुरे लोगों के साथ फंस गई। पिछली बार तुमने बताया था कि लक्ष्मी और आशा के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। जी। तुम उस झगड़े की वजह बता सकते हो? जी मैम, लक्ष्मी को लगता था कि आशा उसके बॉयफ्रेंड रजत को उससे छीनना चाहती है और इसी को लेकर लक्ष्मी ने उससे बहुत बड़ा झगड़ा किया था और उसे अपने घर से भी बाहर निकाला था। बेचारी आशा क्या करती, मदद मांगने के लिए अमित के पास गई थी, लेकिन अमित ने उससे मदद के बदले में बहुत बड़ी कीमत वसूल की। अगर आशा इतनी अच्छी लड़की थी तो उन गलत लोगों से भाग के दूर कहीं क्यों नहीं चली गई? किसने रोक के रखा था उसे? रुक के ही तो रखा था सर। जिस स्पा में वो काम करती थी वो लोगों ने उसकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी। और इतना ही नहीं, वो लोगों ने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा के लिया था कि अगर वो 1 साल के पहले जॉब छोड़ती है तो उसे 6 महीने की सैलरी देनी होगी। इसलिए वो बेचारी कहीं जा भी नहीं पा रही थी। तुम्हारी ये गलत संगत वाली बात ये अमित के लिए सही लगता है, लेकिन लक्ष्मी और रजत, इनमें क्या बुराई है? मैडम, उनका तो धंधा ही गलत है। बीच मार्केट में रहता हूँ, सबके बारे में सब खबर है मुझे। मैंने तो आशा को कई दफ़ा समझाया था कि उन दोनों के साथ में मत रहा कर, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि महेश, वो लोग जैसे भी हो एटलीस्ट मेरी मदद तो कर रहे हैं। उनकी वजह से मुझे रहने के लिए घर मिल रहा है, 2 पैसे ज़्यादा कमा के मैं अपने घर भेज पा रही हूँ। अगर उन्हें छोड़ दूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? ये रजत और लक्ष्मी क्या धंधा करते हैं ये लोग? सब पता है मुझे, समझा? लेकिन उस दिन मैं पुलिस के सामने खामोश था, समझा? तू पुलिस के सामने क्या कर रहा था? ऐसा मेरा गिरबान पकड़ने आया था ना तू? उस वक्त तो मैं गम खाकर खामोश हो गया था, लेकिन अगली बार अगर तूने सबके सामने ये तमाशा किया ना तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा, समझा? मैम, हमने रजत का लैपटॉप चेक कर लिया। महेश सही बोल रहा था, रजत और लक्ष्मी का काफी गंदा धंधा है। पूरा लैपटॉप एडल्ट कंटेंट से भरा पड़ा है। इस तरह तो कहानी यूं बनती है कि लक्ष्मी और रजत का एडल्ट कंटेंट का धंधा है। रजत का लैपटॉप खराब होता है, वो रिपेयर करने के लिए गट्टू के पास छोड़ता है और उस दौरान गट्टू इस लैपटॉप में एडल्ट कंटेंट देख लेता है।
और शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी, और हो सकता है इसी ब्लैकमेल के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है मैम, लेकिन इस पूरी कहानी में आशा कहाँ फिट बैठती है? गुड क्वेश्चन। इस थियरी से गट्टू का मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व होता है, लेकिन आशा के गायब होने की गुत्थी नहीं। हो सकता है रावत, आशा अपनी फ्रेंड लक्ष्मी और उसके बॉयफ्रेंड रजत के साथ मिली हुई थी और उन्हीं दोनों के कहने पर उसने गट्टू का मर्डर कर दिया और फरार हो गई। या फिर यह भी हो सकता है गट्टू लक्ष्मी और रजत के साथ मिला हुआ था और उसी ने आशा को गायब कर दिया होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आशा गट्टू दोनों ही लक्ष्मी और रजत के साजिश का शिकार हो गए हो। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो जानने के लिए आशा के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी। और इस रजत और लक्ष्मी को फिर से बुलाओ, पूछताछ करनी है। मासूम लड़कियों के एडल्ट वीडियोस बनाकर बेचने का धंधा करते हो तुम लोग, और गट्टू को इस बात का पता चल गया, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। अब बोल, कैसे मारा गट्टू को और आशा कहाँ है? बोलता है कि देखिए मैम, हमें कुछ नहीं पता है, हमने गट्टू को नहीं मारा है। ये सच है कि हम एडल्ट वीडियोस का धंधा करते हैं, लेकिन उसमें कोई मासूम लड़की काम नहीं करती है। प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। आशा से हमारा कोई लेना देना नहीं है मैम। और तुम मैडम, तुमने भी हमसे झूठ बोला कि आशा अपनी मौसी के घर रहा करती थी, जबकि तुमने ही उसे अमित से मिलवाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम गलत धंधा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आशा को कोई चोट पहुँचाई है। सच में मैम, हमें नहीं पता वो कहाँ गई, और अगर आपको उसके बारे में कोई भी बात पता करनी है तो उसके घर से पता करिए। मैम, आशा का मौसा ही पूरी फसाद की जड़ है। अगर उसने आशा के साथ वो सब गलत नहीं किया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। अरे आशा, रुको। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। आपने मुझे मसाज पार्लर में देखा था ना, लेकिन मौसा जी मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही, जिसकी वजह से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करनी पड़ रही है। और आप तो जानते हो कि घर पर भी पैसे भिजवाने पड़ते हैं। लेकिन मौसा जी, सिर्फ यहाँ पर मसाज होता है, कोई गलत काम नहीं होता। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे आशा, तुम तो पुण्य का काम कर रही हो, लेकिन मेरा भी एक काम कर लो। जो तुम वहां लोगों को मसाज करती हो ना, वो मेरा भी मसाज कर दो। मौसा जी, अब मसाज करवाना चाहते हो? हाँ, हम मसाज से शुरू करते हैं, उसके बाद जो तुम मसाज के बाद उन लोगों के साथ करती हो ना, मेरे साथ भी करा। मौसा जी, मेरे हाथ छोड़िए। अरे सुन आशा, तेरी मौसी है ना बाहर गई है, शाम तक आएंगी। अरे हम दोनों फ्री हो जाएंगे, तब तक आ जा। आपको शर्म नहीं आती मौसा जी? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। चुप कर, सिर्फ मेरी ही बेटी की जैसी है, और वहां पार्लर में जो सबके साथ करती है उन लोगों को क्या लगती है तू? बीवी? मौसा जी, मैं कोई गलत काम नहीं करती, समझे आप? आपने क्या समझ रखा है? मैं उस टाइप की लड़की हूँ क्या? मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी माँ बाप की इज्जत खराब हो, समझे आप? सुन मैम, इसके बाद आशा ने फैसला किया कि वो कभी घर लौटकर वापस नहीं जाएगी। फिर वो मेरे साथ ही रहने लगी, पर इस बीच हमारा झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। फिर कुछ लोगों से पता चला कि वो अमित के साथ रहने लगी उसके फ्लैट में। इस पूरी कहानी में गट्टू कहाँ फिट बैठता है? उसके मर्डर वाले दिन आशा उसके साथ क्या कर रही थी? मैम, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि आशा ने इस आदमी का नाम कभी हमारे सामने लिया ही नहीं। और अमित, आशा का उसके साथ क्या रिश्ता था? हाँ, अमित तो एक नंबर का याश आदमी है, मेरी गलती है। मैंने ही आशा को उससे मिलवाया था क्योंकि आशा को काम की सख्त ज़रूरत थी, पर उसे वार्न भी किया था साथ में कि अमित से थोड़ा दूर ही रहे, पर अमित के चंगुल में फंस गई वो। उसने उसे प्यार का झूठा नाटक किया और ये भी नहीं जानती थी कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक पता चला वो उसकी मजबूरी बन चुका था मैम। बस फिर वो उससे दूर भी नहीं जा सकती थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैम, घर खर्च चलाने के लिए आशा को पैसों की ज़रूरत थी, और इसके अलावा उसे अपने घर भी पैसे भेजने पड़ते थे अपने माँ बाप को, 30,000 रुपये। और मैम, इतना पैसा आज के वक्त कोई कहाँ से कमाएगा, तो इसलिए उसे इस पा में ही काम करना पड़ता था अमित के। अच्छा, एक बात बताओ, आशा से आखिरी बार कब मिले थे तुम दोनों? मैम, लक्ष्मी की उससे लड़ाई होने के बाद मैं तो उससे कभी नहीं मिला। और मैं तो मैम उसी दिन से उससे नहीं मिली। हाँ, उसके बारे में आसपास से खबर मिलती रहती थी, पर उससे मिलने कभी नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। हमारे पास सबूत है, ये तुम्हारी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे आशा दिख रही थी। वो वहां आई थी और बदहवास हालत में वहां से निकल के चली गई। क्या किया था उसके साथ? पर मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे में गई थी मैं, और काफी देर से लौट कर आई थी। पर रजत, तुम तो घर पे थे ना, बोलो। हाँ वो मैम,
अब मुंह खोलेगा कि और चाहिए? मैं बताता हूँ मैम। बोल। आशा उस दिन हमारे घर आई थी। हाँ, जब अमित से उसकी लड़ाई हुई थी। अरे मुझे तो पहले ही पता था अमित साला एक नंबर का कमीना आदमी है, लेकिन लक्ष्मी घर पे नहीं है, वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आती हूँ। तुम निकले, आपके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बंद कर। तू बोल, फिर क्या हुआ? आशा वहां से चली गई मैम। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत नशे में था मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और अब उसी गलती की सजा भुगतेगा। मैम, आशा की माँ ये आपसे मिलने बाहर इंतजार कर रही है। चलो बैठिए। मैडम, मेरी आशा के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, पर बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। एक बात पूछनी थी आपसे। आपका पति रिटायर्ड है, बेटा कुछ करता नहीं, घर कैसे चलता है आपका? मेरे पति की पेंशन से। वैसे 10,000 रुपए महीना तो आशा भी भेजती थी, जैसे तैसे करके हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं मैडम ये सब? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके घर वालों से कुछ पूछताछ करनी है। क्या हो रहा है मैडम? ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कह रही है? वही जो सच है, इसी वजह से आशा इनका घर छोड़कर चली गई थी। तूने मेरी बहन तेरी बेटी जैसी थी श्यामलाल। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पे हाथ डालने की? हिम्मत कैसी हुई? तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। ये आशा का भाई रोहन काफी अग्रेसिव है। यस मैम। जिस तरह की लाइफ आशा जी रही थी, ऐसे मसाज पार्लर में काम करना, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर और उससे ही प्रेग्नेंट हो जाना, तुम्हें क्या लगता है अगर उसके भाई रोहन को पता चल गया होता तो वो क्या करता? शायद उसे मार डालता। हाँ, तो पॉसिबल है ना रावत कि सचमुच रोहन को पता चल गया था कि आशा कैसी जिंदगी जी रही और गुस्से में आकर उसी ने आशा को मार डाला हो? पॉसिबल मैम। एक काम करो, इस रोहन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका बैंक अकाउंट डिटेल, जिस दिन आशा गायब हुई थी उस दिन रोहन की कॉल रिकॉर्ड और उसका मोबाइल लोकेशन। मुझे सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके मैम। निकलो यहाँ से। मैम, रोहन के कॉल डिटेल्स। आशा के मम्मी पापा से मिलना है। देखिए मैडम, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, चले गए यहाँ से। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो लोग वेलकम लॉज है कोई, वहाँ रहते हैं। शुक्रिया। जी आप लोग? आशा की कुछ खबर मिली? उसी की खबर लेने आई हूँ। रोहन कहाँ है? जी यहाँ है। आशा कहाँ है? ये पता लगाना आपका काम है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुझे अपने जुर्म कबूल करने का एक मौका देने के लिए, पर ऐसे तो तू कबूल करेगा नहीं। ले जाइए। मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे मैंने क्या किया? मैडम, रोहन क्यों कहाँ ले जा रही है? मैडम, रोहन आशा के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने उसे अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आखिर मैंने किया क्या है? ये किया है, ये देख तेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो ये दिखा रहा है कि आशा हर महीने तेरे अकाउंट में 30,000 रुपए करके डाला करती थी, जिसमें से सिर्फ 10,000 निकाल के तू अपने माँ बाप को दिया करता था, बाकी का 20,000 खुद खा जाता था। और क्या क्या घपला किया तूने? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसों का लालच आ गया था। लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा को ये बात मत बताइएगा। सच बता, आशा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? क्या सोच रही है मैम? एक बात दिमाग में आई रावत, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आशा जो है अमित से नहीं बल्कि गट्टू से प्रेग्नेंट हुई हो और सभी से मदद मांगे, जब उसे मदद नहीं मिलती है तो हार कर अपने भाई से मदद मांग ली।
और उसका ये भाई रोहन, शायद गुस्से में आकर उसने गट्टू को मार डाला, फिर बाद में आशा को भी। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। आशा की पूरी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो मेरी बेटी नहीं मिल रही है, ऊपर से आपने मेरा रोहन भी पकड़ लिया है। मैं उसी के बारे में बात करने आई थी, उसने कुछ नहीं किया मैडम, उसे छोड़ दीजिएगा। वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी बहन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता वो मैडम। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, एक खबर मिली है। उनकी माँ अभी मेरे सामने खड़ी है। हाँ, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। मैडम मेरा रोहन। देखिए, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी बेटी मर चुकी है। ये नहीं हो सकता मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, रिठाला थाने से हमें खबर मिली है, उसी एरिया में आपकी बेटी की लाश मिली है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए और घर वालों को खबर भिजवा दीजिए, हमें निकलना होगा। आप लोग यहाँ? आप सोच रही होंगी कि हम यहाँ कैसे, राइट? जब हम रोहन को थाने ले गए थे पूछताछ के लिए, तो आपने बहुत यकीन के साथ कहा था कि रोहन को पता नहीं आशा कहाँ है, और आपने अपनी यकीन की वजह भी बताई थी, पर पता नहीं क्यों वो बात मेरी गले नहीं उतरी। फिर मैंने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहा, और हमें मिला जिस रात गट्टू का मर्डर हुआ था, उस रात दिल्ली के किसी पीसीओ का कॉल आया था आपके मोबाइल पर, और वो पीसीओ गट्टू के घर के पास था, और आशा को गट्टू के साथ आखिरी बार देखा गया था। मुझे यकीन हो गया था आशा ने उस रात आप ही को कॉल किया था, है ना? ये मुझे पकड़ ले जाएंगे, मुझे पकड़ ले जाएंगे लोग। नहीं, पकड़ के लेके जाएंगे लोग। कुछ नहीं, पकड़ के ले जाएंगे। माँ है ना तेरे साथ? तेरी बेटी बेहोश हो चुकी है, पागल हो गई है वो। मैं और ये नहीं चाहते थे कि आप लोग इसे फांसी पर चढ़ाएं, इसीलिए वहां से मैं इसे लेकर भागी और यहाँ लाके छुपा दिया। मैं क्या करती? कातिल को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रावत, कोर्ट से ऑर्डर निकालकर आशा को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। भले ही आज हम अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आज़ादी देने लगे, लेकिन हम उनका विश्वास अब भी नहीं जीत पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी मौसा की ज्यादतियों का शिकार होने के बाद आशा सबसे पहले ये बात अपने माता पिता को बताती, इस हालात से निपटने के लिए उनकी मदद लेती। लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने दूसरों से सलाह और सहारा लेना ज्यादा बेहतर समझा और अपने हालात और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होती चली गई। अगर उसके माता पिता ने आजादी के साथ साथ उसे अपना विश्वास भी दिया होता तो शायद उसके साथ ये सब ना होता जो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारे मामले में पूरी गलती सिर्फ आशा के माता पिता की है, कुछ जिम्मेदारी आशा पर भी जाती है और उसकी गलती है ना कह पाना। अगर उसने अमित, रजत और लक्ष्मी के साथ और उनकी दोस्ती को ना कहते हुए अच्छे दोस्तों की तलाश की होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे वो अच्छे दोस्त नहीं मिलते। लेकिन अपने हालात से हार मानकर अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को वो सिर्फ हाँ और हाँ कहती गई और धोखा खा बैठी। हम अपनी बेटियों को आज़ादी दें, लेकिन साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाएं कि गलती चाहे उनसे हुई हो या उनके साथ हुई हो, हम उनका साथ देंगे और साथ ही उन्हें जीवन में ना कहने का महत्व जरूर सिखाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।
सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हेलो, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। हटो सामने से। सर ये देखिए, पत्थर लगता है वार इसी से किया गया है। अब बॉडी के सर पर चोट के निशान भी हैं। सिंह, हो सकता है बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया और साथ में पत्थर को भी। पाल सर, ऊपर जाके सर्च करो, शायद कुछ मिल जाए। सर सिंह, बॉडी के साथ कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, हो सकता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने लिखवाई हो। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन ना इस अज्ञात लाश की पहचान हुई और ना ही उस लड़की के साथ हुए अपराध का कोई क्लू और विटनेस मिला। सर, कल माधवपुर पुलिस स्टेशन में एक अनु तिवारी नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और तालाब के पास जो हमें लाश मिली थी वो इस अनु तिवारी की फोटो से मैच करती है। कंप्लेंट किसने लिखवाई थी? अनु तिवारी की बहन आरती पांडे ने। एक बहन का सरनेम तिवारी और दूसरी का पांडे, ऐसा क्यों? सरनेम दोनों के पति का है सर, दोनों की शादी हो चुकी है। अगर शादी हो चुकी है तो कंप्लेंट पति ने क्यों नहीं लिखवाई? कंप्लेंट में एड्रेस कहाँ का है? सर, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते समय आरती पांडे ने अपना घर का एड्रेस माधवपुर के पंडित कैलाशनाथ चतुर्वेदी का दिया है और ये कैलाशनाथ चतुर्वेदी अनु और आरती दोनों के पिता हैं। जरा पानी देना। अरे कोई सुन रहा है या नहीं? पानी चाहिए हमें, प्यास लगी है। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी। पूनम, तुमको सुनाई नहीं दे रहा? बाबूजी पानी मांग रहे। इनके पैर क्या टूट गए हैं क्या? अरे खुद भी तो पानी ले सकते हैं। मम्मी, आपका फोन। अरे ये क्या कर दिया तुमने? तुम भी हमारा मजाक उड़ाने लगी। अरे क्या समझ क्या रखा है तुम लोगों ने हमको? बाबूजी तो गलती से हो गया, हमने जानबूझ के नहीं किया है। हम दोबारा देते हैं आपको। लाओ लाओ, दोबारा लाओ पानी। और दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सर, कोई फोन नहीं उठा रहा है। मम्मी नाना जी रोज आपको डांटते हैं और पापा को घर जमाई कहते हैं, फिर भी हम यहाँ क्यों रहते हैं? बंटी बेटा, ये सब बात करने की तुम्हारी आयु नहीं है अभी। जाओ पढ़ाई करो, जाओ। क्यों? अपने बेटे के मुंह से घर जमाई सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ? व्यर्थ की बात मत करो। हम व्यर्थ? हेलो, क्या? आपकी बहन अनु आपके पिता के घर में रहती थी? नहीं साहब, वो अपने पति के घर में रहती थी। 2 दिन पहले हमने उसको फोन लगाया, लेकिन उसका फोन लगा नहीं, तो इसलिए हमने उसके पति को फोन किया, लेकिन उसके पति ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि वो कहाँ चली गई। इसलिए फिर हमने उसे मिसिंग कंप्लेंट लिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया साहब। उसे अनु की कुछ नहीं पड़ी थी। हमें तो लगता है हमारी बहन को उसी ने मारा है। अनु के पति का नाम क्या है और रहता कहाँ है वो? कार्तिक तिवारी। कार्तिक तिवारी नाम है उनका। सिद्धार्थ नगर में घर है, लेकिन अभी वो अपनी दुकान पे मिलेंगे। संगम बिहार में दूध की डेयरी है उनकी। डेयरी का नाम क्या है? कार्तिक तिवारी जी साहब, बताइए। ले चलो सर। चलो। क्या बात क्या है साहब? अरे लेकिन बात तो बताइए सर मुझे। अरे बताइए तो, आप लोग बता नहीं रहे बात क्या है, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? अनु को क्यों मारा? साहब, हमने अनु को नहीं मारा है, वो लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अगर तुमने नहीं मारा तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि साहब वो लापता नहीं हुई थी, वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। और साहब ये बात तो मैंने उसकी बहन को भी बताई थी। क्या उसने ये बात आपको नहीं बताई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
अपना जुर्म छुपाने के लिए बीवी पे लांछन लगा रहे हो। साहब अनु हमारी बीवी जरूर थी, लेकिन उसका दिल किसी और पर आया था। हमेशा फोन पर अपने आशिक से बातें करती रहती थी। अब ये बताइए कि आप हमसे कब मिल रहे हैं? सच? तो ठीक है। पिंकी, हम तुमसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। किसका फोन था? वो पिंकी का फोन था। हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। साहब मैंने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी पता नहीं कर पाया। जरूर उसके आशिक ने उसको मारा होगा, जिसके साथ वो भाग गई थी। नहीं साहब, अनु का किसी से कोई चक्कर नहीं था। वो फिजूल में हमारी बहन को बदनाम कर रहा है। आरती जी, एक बात है, अनु और कार्तिक के संबंध ठीक नहीं। क्या आपकी बहन ने कभी ये बताया था कि कार्तिक उस पर शक करता है? नहीं साहब, लेकिन वो उससे दुखी जरूर थी। वो अक्सर उसे छोड़ के मैं के आने की बात करती थी। दीदी, दीदी हमें वहाँ नहीं रहना। आप हमारा कार्तिक से तलाक करवा दीजिए। ये तो क्या कह रही है अनु? देख, शुरू में पति पत्नी को समझने में वक्त लगता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाता। सब ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था साहब कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी कि हमें अपनी ही बहन को खो देना पड़ेगा। कोई रोको नहीं रहे। ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए बाबूजी। अनु क्या आपको अपनी किसी भी बेटी से प्यार नहीं? हे भगवान, उठा ले हमको, उठा ले। यहाँ मोह ममता का कोई मोल नहीं है। शास्त्रों में सच कहा है कि रिश्ते नाते सभी छलावा है, सभी स्वार्थी है, स्वार्थी। सबसे बड़ी स्वार्थी आप हो बाबूजी। पूनम, कम से कम ऐसे माहौल में बाबूजी को जली कटी तो मत सुना। क्यों ना सुनाए हो? अरे तुम तो यहाँ फ्री में रहती हो, लेकिन हमारे पति से किराया लेते हैं ये। तुम्हारे पति ने खुद कहा था कि वो किराया देंगे। बाबूजी ने नहीं मांगे थे। आप सब फिर से हमारी बीवी के पीछे पड़ गए। पीछे तो ये पड़ी रहती है। अनु मर गई फिर भी कलेश करने से बाज नहीं आ रही। अनु मर गई? अनु मरी नहीं है, अनु की हत्या हुई है। पुलिस को अनु की मृत शरीर प्राप्त हुई है। सर, ये अनु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई है। और सर, जिस पत्थर से वार हुआ है उस पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है। हत्या का समय क्या है और जिस दिन हत्या हुई कार्तिक कहाँ था? सर, हत्या का समय सुबह 7 से 8 बजे के बीच और हत्या वाले दिन सुबह 4 बजे से कार्तिक अपनी डेयरी पे था। पर सर, कार्तिक का यह शक भी सही हो सकता है कि उसकी बीवी का कहीं और अफेयर चल रहा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हत्या से पहले अनु के साथ नॉर्मल सेक्स हुआ था। कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है? सर, अनु की ज्यादातर कॉल्स उसके जीजा को होती थी और हत्या से पहले सुबह 3:30 बजे भी उन दोनों के बीच करीब 2 मिनट बात हुई है। अनु का जीजा मतलब आरती पांडे का पति चिराग पांडे? नहीं सर, अनु और आरती की एक मझली बहन भी है, पूनम सिंह। पूनम सिंह के पति संतोष सिंह से अनु की बातें होती थी। पता चला है कि आरती के पति की तरह संतोष सिंह भी घर जमाई है। जी संतोष कहाँ है? सर, वो तो नहीं है, शायद अपनी दुकान पे होंगे। आप कौन? हम उनकी बीवी पूनम सिंह। लेकिन बात क्या है सर? सुनिए जी सर, संतोष सिंह कहाँ है? सर, वो तो आज दुकान आई नहीं अभी तक। नंबर दो उनका। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। अनु साली थी संतोष जी की। अगर वो उनसे फोन पे बात करती थी, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का चक्कर था। आपका पति इतना सीधा साधा है तो गायब क्यों हो गया और फोन क्यों स्विच ऑफ है उसका? अरे हो सकता है किसी काम में फंस गए होंगे। बस तो गया वो, और ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है, इसलिए भाग गया है। सर, हम आपसे कह रहे हैं ना, वो जैसे ही आएंगे हम लेके आएंगे उन्हें आपके पास। पूनम जी, आप संतोष को हमारे पास लेकर आए या ना लेकर आए, अब हमारे तरीके से उसे ढूंढ कर ही रहे।
हे भगवान, हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उस कपटी ने। बाबूजी चिल्लत्तर बंद करो, कम अनु भी नहीं थी। पूनम, कम से कम अपने पति के प्यार में इतनी तो अंधी मत बन कि अपनी मरी बहन को कोसने लगे। बाबूजी ने तुमको पहले भी कहा था कि संतोष अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तुमको ही उसकी बीवी बनने का भूत सवार था ना। दीदी, हमारे संतोष जी पर उंगली उठाने से पहले बेहतर होगा कि आप चिराग जी की फिक्र करें। सर, अनु की हत्या के समय संतोष का फोन क्राइम सीन पे एक्टिव था, तो हो सकता है कि उसने अनु का मर्डर किया और अब फरार हो गया। सवाल ये पैदा होता है, अगर अनु और संतोष के बीच अफेयर था तो अनु को मारने के पीछे संतोष का मकसद क्या हो सकता है? दूसरी बात, अनु और संतोष के बीच अफेयर था ये बात इन दोनों बहनों को पता नहीं थी, ये हमसे झूठ बोल रही है। और एक बात, अनु के दोनों बहनों के पति घर जमाई थे, जबकि उसके लिए ऐसा पति ढूंढा गया जो उससे उम्र में 16 साल बड़ा भी था और घर जमाई भी नहीं था। सिंह, एक काम करो, इस अनु के पति से दोबारा पूछताछ करो, पता करो ये संतोष गायब होने के पीछे चक्कर क्या है, और ये संतोष जहां जहां जाता था, जिससे भी मिलता था, सबसे पूछताछ करो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाएगी। सर, अनु तिवारी की हत्या का तार अनु के जीजा संतोष सिंह से जुड़ा नजर आ रहा था। एक तरफ संतोष को फरार अपराधी की तरह ढूंढा जा रहा था और वहीं ये भी पता लगाया जा रहा था कि क्या अनु और संतोष का अफेयर अनु की शादी के पहले से ही था। साहब, हमको तो लगा था कि अन्नू से शादी करके हमारी किस्मत ही खुल गई, लेकिन हमको बाद में पता चला कि उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपने जीजा जी के साथ रंगरलियां मना रही थी। तो तुम्हें क्या लगता है, अनु के अफेयर वाली बात उनके घर वालों को पहले से पता होगी? बिल्कुल पता होगी साहब, इसीलिए तो उन्होंने अपनी 18 साल की बेटी की शादी हमारी उम्र के आदमी से कर दी। हमें तो लगता है साहब, वो लोग अपनी बेटी अनु से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते थे। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था, और अगर ऐसा कुछ था तो इसका दोषी भी संतोष ही है साहब। जरूर उसी ने ही अनु को बहकाया होगा। संतोष अच्छा आदमी नहीं है साहब। हम तो उसकी शादी पूनम से भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं पूनम ने उसमें ऐसा क्या देखा कि उसके साथ भाग गई। पिताजी तो आज तक उनके रिश्ते से खुश नहीं है साहब। अगर संतोष अच्छा आदमी नहीं था तो फिर उसे घर जमाई बनाकर क्यों रखा? साहब, संतोष ने जानबूझ के हमारे घर के सामने एक किराए का मकान ले लिया और पूनम को इतना हमारे खिलाफ कर दिया कि रोज वो दोनों मिलके हमें जल्लीकट्टी सुनाने लगे थे। क्या हुआ पांडे जी, क्लच खुल गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, क्लच ही खोले, कहीं धोती खोल दिए होते तो। ओ जूता जापानी, अरे चमड़ा बेचते बेचते अपनी बुद्धि और विवेक दोनों बेच खाए हो क्या? अरे पांडे जी, हम तो चमड़ा बेचते हैं, आप तो पाखंड बेचते हो। क्या? हमको पाखंडी बोला? अगर हम चाहें तो तुम्हारी जीवा खींचकर बाहर लटका दे, मगर हम तुम जैसे कुत्तों के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहते। हमको कुत्ता बोलोगे? हाँ। अगर हमारी बीवी की बहन तुम्हारी बीवी ना होती ना तो चमड़ी उधेड़ लेते तुम्हारी। हाँ वही तो, अगर हमारी साली तुम्हारी घर वाली ना होती ना तो हम तुम्हारे पैर तोड़ डालते हैं। ओ आरती दीदी, अपने पांडे जी को समझाइए, पंडिताई करते करते खुद को जगत गुरु समझने लगे हैं। तुम भी अपने सिंह जी को समझाओ कि मुंह संभाल के बात किया करें। हम तो पाखंडी बोलते हैं। मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही थी साहब, बदनामी और ना बढ़े इसलिए हमारे पति ने पिताजी से बात की। बाबूजी, हम सबकी लाज बची रहे इसीलिए हम ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण है हम, किसी दूसरी जाति के लोगों को हम घर में नहीं रख सकते। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पूनम संतोष की जात वाली बन गई है? बल्कि पूनम से विवाह करके संतोष पूनम की जात वाले बन गए हैं। आज तक हम तुम्हें शास्त्र सिखाते आए हैं, आज तुम हमें सिखा रहे हो। ये उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे भाई? बाबूजी, आपसे ही सीखा है, गंगा उल्टी बहे या सीधी, उसकी पवित्रता पर शंका नहीं की जा सकती। बाबूजी, हम यहाँ किसी लालच से नहीं बल्कि आपकी बेटी की खुशी के लिए आए हैं और यहाँ रहने का किराया भी देंगे। क्यों चिराग भाई, 10,000 ठीक रहेगा ना? हाँ उचित है। तो संतोष किराया देता था इसलिए उसे घर पर रखा था? नहीं साहब, बल्कि संतोष जो किराया देता था उसे बाबूजी पूनम के लिए सेव करके रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि संतोष पूनम को कभी भी धोखा दे सकता है। और वो तो साहब अब साबित भी हो गया, संतोष ने सिर्फ पूनम को धोखा नहीं दिया है साहब, उसने हमारी बहन अनु की भी जिंदगी छीन ली। आरती ना सिर्फ अन्नू की बड़ी बहन थी बल्कि अपनी मां के गुजर जाने के बाद उसने अपनी दोनों बहनों को एक मां की तरह से पाला था। अपने बुजुर्ग पिता के लिए आरती उनके बुढ़ापे का सहारा थी।
लेकिन उनकी मझली बेटी पूनम ने उन्हें कभी पिता का सम्मान नहीं दिया। फिलहाल पुलिस संतोष सिंह का पता लगाने में सफल नहीं हुई थी और अन्नू का शरीर उसके घर वालों को सौंप दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसकी हत्या का रहस्य अब भी धुंधला था। संतोष की तलाश में पुलिस को यह भी पता चला कि आरती के पति चिराग पांडे से उसका 36 का आंकड़ा था और उनकी अचानक हुई दोस्ती का राज खंगाला जा रहा था। हमने सुना आपके और संतोष के बीच 36 का आंकड़ा था, और ये दुश्मनी अचानक दोस्ती में कैसे बदल गई? दरोगा जी, उसने हमसे क्षमा मांग ली और हमें लगा कि उसको अपनी भूल का पश्चाताप हो गया। फिर हमने खुद संतोष और पूनम को घर में रहने की वकालत की। संतोष कहाँ है? दरोगा जी, अगर हमें जरा भी ज्ञात होता कि संतोष कहाँ है तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होती। सर, पता चला है कि पूनम को बहुत पहले से ही अनु और उसके पति संतोष के अफेयर के बारे में पता था, क्योंकि अनु जहाँ रहती है वहां के एक ब्यूटी पार्लर में अनु और पूनम के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। खुद को बड़ी हुरपरी समझती है तू? बेशरम, मेरे पति पे दौड़ डालेगी। सर, अगर पूनम का बस चलता ना तो वो अनु का पूरा चेहरा बिगाड़ देती। बहुत गुस्से में थी सर वो उस दिन। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था अनु के साथ, लेकिन ये सब पूछकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि हमने आपसे झूठ कहा था कि संतोष जी और अनु का अफेयर नहीं था? संतोष को कहाँ छुपा के रखा है उतना बता दो। सर, ना ही हमने उन्हें कहीं छुपाया है और ना हम जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि ये पक्का कोई षड्यंत्र है। अगर ये षड्यंत्र है तो ये षड्यंत्र कौन रच रहा है वो भी बता दो। सर, अगर हमें पता होता तो हम अभी तक चुप रहते क्या? या तो ये अपने पति के प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि उसके धोखे को किसी का षड्यंत्र बता रही है, या फिर कोई चालाकी कर रही है। सिंह, प्यार में जब भी कोई अंधा होता है और धोखा खाता है अपना बदला तबीयत से लेता है। हो सकता है कि कत्ल वाले दिन इसने अनु को अपने पति के साथ देख लिया, इसी ने अनु को मार डाला। हो सकता है सर, क्योंकि जिस समय अनु का मर्डर हुआ उस समय इसका फोन बंद था। इन दोनों पति पत्नियों से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। फिलहाल तो इसे जाने दो, लेकिन नजर रखो इस पर। सर, रख दो बेटा। ये क्या है, तुम्हें पता नहीं? जिस घर में मौत होती है 13 दिन तक बगैर हल्दी का खाना खाया जाता है। अगर ये खाना खाएंगे तो पेट डसेगा। अनु का प्रेत आपको डसेगा बाबूजी, क्योंकि आप कसूरवार हैं। तू कहना क्या चाहती है ये बोल के? क्या प्रमाणित करना चाहती है कि मेरे बेटी को मैंने मारा है? तो क्या हमारे पति ने मारा है उसको? अगर उसने नहीं मारा तो भोगड़ा भाग के गया कहाँ? क्या पाप करे हमने मालूम नहीं कि तेरी जैसी बेटी पैदा हुई, उससे शादी करके तूने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया और उस रसिया ने अब तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट कर दिया है। सबसे बड़े भ्रष्ट आप है बाबूजी। अपने पति का सच बर्दाश्त नहीं हुआ तो बाबूजी पे खिसिया रही है। अपनी आंखें खोल पूनम, खोल अपनी आंखें। अपनों को इतना भी गैर मत बना कि कल को पछतावा भी भारी पड़ जाए। अपना ये लेक्चर बंद करो, समझे? और अगली बार से हम पे हाथ उठाए ना तो देख लेना। जाओ इनके लिए बिना हल्दी वाला खाना बनाओ, वरना ये बुढ़ा एक दिन तुम्हें भी डस लेगा। सर, मैंने संतोष और पूनम दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो मैं संतोष तक पहुंचने का कोई लीड दे। और मैंने संतोष का बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया। संतोष के सालों चिराग पांडे के अकाउंट से 3 महीने पहले संतोष के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए और पिछले 2 महीने से हर महीने 30,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब संतोष का साड़ू भी हमसे कुछ छिपा रहा है। उठाकर लेकर अब इस चिराग पांडे को। सर, दरअसल दरोगा जी, हम संतोष को ये धन निवेश के लिए देते थे। मतलब इन्वेस्टमेंट? कैसा इन्वेस्टमेंट? अब ये तो हमको नहीं पता। संतोष ने हमको बताया कि उसके पास एक योजना है, अगर हम उसको हर महीने 30,000 रुपए देंगे तो 2 साल के बाद हमारा धन 2 गुना होकर हमको वापस मिल जाएगा। अब जब से संतोष भागा है हमको तो हमारे धन की बड़ी चिंता हो रही है। आप तो एक मामूली पुजारी है, फिर इतना सारा पैसा आपके पास कहां से आया? दरअसल दरोगा जी, पुजारी होने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छे ज्योतिषी भी हैं। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं, उनकी कुंडलियां देखकर, उनके घर में पूजा पाठ कराकर हम ठीक ठाक धन कमा लेते हैं। ठीक है, बाल इन्हें छोड़कर आओ। अच्छा, नमस्कार। देखिए जी, आप सच सच बताइए, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आप काहे उस कंपनी को पैसा दे रहे हैं? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, बताते क्यों नहीं है? आरती, गर्व की बात करके हमें परेशान मत करो। देखिए जी, आप कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? आरती, तुम हमको संतोष के जैसा समझ रखी हो। हमें खुद इस बात का पश्चाताप है कि हमने उस जैसे कपटी पर विश्वास किया।
हमें विश्वास नहीं है। आप हमारी कसम खाइए। अरे हम आपकी कसम खा के कहते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, जाओ। ठीक है सर, मैंने संतोष की हर फाइनेंशियल डिटेल चेक की। मुझे नहीं लगता उसने चिराग का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, बल्कि उसकी तो खुद हालत खराब है। पिछले कई सालों से उसकी दुकान भी घाटे में चल रही है। या तो ये संतोष ने चिराग पांडे को चूना लगाया होगा, या फिर ये चिराग पांडे हमसे झूठ बोल रहा है। इस चिराग पांडे पे नजर रखो, कहां जाता है, किससे मिलता है, सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। सर। संतोष के बाद कैलाशनाथ चतुर्वेदी का बड़ा दामाद भी शक के घेरे में था। यह भी माना जा रहा था कि कहीं चिराग और संतोष की दुश्मनी और दोस्ती का तार अन्नू की हत्या से तो नहीं जुड़ा था। चिराग के जरिए अब संतोष तक पहुंचने की लीड तलाशी जा रही थी। इधर चेक करो। बाल इधर देखो। आप यहाँ? चलिए पंडित जी, हवालात में हवन करते हैं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। पंडित जी, एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, आसान सा जवाब दे दीजिए। क्या आप अपनी सारी महिला शिष्याओं की कुंडलियां उनके बेडरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर बनाते हैं? दरोगा जी, आप हमारे चरित्र पर कुछ ज्यादा ही संदेह कर रहे हैं। हम सीमा जी से प्रेम करते हैं। क्या तुम्हारी ये रास लीला तुम्हारी धर्मपत्नी जानती थी? वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है सर, और मेरे पति हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए हम दोनों नजदीक आ गए। हमारे ससुर हमको उस घर में घर जमाई बनाकर ले आए, मगर उस घर में हमारी हालत कुत्तों जैसी हो गई है। हमारी पत्नी पिता की सेवा करना पति की सेवा से ज्यादा बड़ा धर्म समझती है, इसीलिए हम और सीमा जी थोड़ा। और तुम्हारा ये राज संतोष को पता चल गया था, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, और उसने सिर्फ हमको ही नहीं, सीमा जी को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। हमारा एक वीडियो बना लिया उसने। पांडे जी, यदि आप चाहते हैं कि ये राज कैलाशनाथ चतुर्वेदी और आपकी बीबी को ना पता चले, नहीं, ये किसी को दिखाना मत। जितना धन तुम्हें चाहिए उतना धन हम देंगे। सिर्फ धन से काम नहीं चलेगा पांडे जी, हमें भी अपनी तरह कैलाशनाथ का घर जमाई बनवाइए। आखिर हमारा भी तो कोई अधिकार बनता है अपने ससुर की जायदाद पर। हाँ, हम प्रयत्न करेंगे। करेंगे नहीं, करिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। चलिए चलिए। सबको लगता है कि संतोष उस घर में किराया देकर रहता है, ये सत्य नहीं है। उसका पैसा भी हम अपनी जेब से देते हैं। बहुत चालाक आदमी है वो। छुपे रुस्तम में तुम भी निकले। हो सकता है कि संतोष से दुश्मनी निकालने के लिए तुमने संतोष को गायब कर दिया हो। संतोष अगर पकड़ा जाता तो तुम्हारा राज भी बाहर आ जाता। खुद की इज्जत बचाने के लिए तुमने उसे गायब कर दिया होगा। दरोगा जी, हमने अपने जीवन में बस एक ही गलती की है, और वो भी आपने पकड़ ली। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। ये चिराग जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। हो सकता है कि जिस तरह संतोष ने चिराग का राज पता कर लिया था, उसी तरह चिराग ने भी संतोष और अनु के अफेयर का राज पता कर लिया होगा, और संतोष से बदला लेने के लिए संतोष को अनु के मर्डर में फंसाने का प्लान किया होगा। और संतोष के गायब होने में भी चिराग का ही हाथ है। चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, हमारे संतोष जी को कोस रही थी, देखा पांडे जी क्या चीज है। कमीना तुम्हारा भी पति है, हमारे पति को ब्लैकमेल करके किराया दे रहा था। हाँ दे रहा था, तो क्या अब हमें निकाल दोगी यहाँ से? जब उसके साथ भागी थी तो क्या ये सोच के भागी थी कि उसे घर जमाई बना के रखोगी? घर जमाई तो शुरू से आपका पति था, तो हम क्या करते? हमने थोड़ी बाबूजी से कहा था कि हमारे पति को घर जमाई बना के रखे। हमें क्या पता था कि पूरी जिंदगी हमें जलील होना पड़ेगा, और ऐसी कसर हमारे पति ने पूरी कर दी। हम उनका परमेश्वर समझते थे, और
हमारे किस्मत में जो है सो है। लेकिन तू ये बता, तुझे उसकी बीवी होने पे इतना गर्व क्यों है? हमारा गर्व, स्वाभिमान सब बिखर गया है दीदी। हम तो इसलिए खिसियाते रहते थे ताकि आप और भाऊजी हमें ना कोसे कि हम संतोष जी से प्यार करके गलती की है। हमें माफ कर दो दीदी, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है दीदी, हमें माफ कर दो। नहीं, दोष तुम्हारा नहीं, हमारा है। चिराग से हम भी तो धोखा खा गए और पूनम के लिए अपने दिल में वो प्यार नहीं भर पाए, नहीं तो ये हमें छोड़कर भाग नहीं जाती। नहीं भाऊजी, गलती हमारी थी। नहीं बेटा, किस्मत हमारी फूटी है। एक कणों को तो हम खो चुके हैं, अब तुम दोनों को खोना नहीं चाहते। लेकिन इन धोखेबाजों के लिए बेटा, तुम दोनों अपना प्रेम खत्म मत करो, खत्म मत करो बेटा। नाना जी, हमें गले नहीं लगाओगे? अरे बेटा, तू हमारी आखिरी आशा है। मैंने चिराग और सीमा दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। मैंने दोनों की अलीबाई भी चेक की। अनु के मर्डर के वक्त चिराग मंदिर में था और सीमा आउट ऑफ स्टेशन। सर, मुझे नहीं लगता कि अनु के मर्डर में संतोष के अलावा किसी और का भी हाथ है। संतोष ने अनु को मारा और अब फरार है। संतोष शुरू से ही अन्नू के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था और पास्ट में संतोष द्वारा किए गए फरेब और ब्लैकमेलिंग के मामले ये साफ कर रहे थे कि संतोष एक पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के ऊपर एक सवा शेर भी होता है, लेकिन यहां कौन शेर था और कौन सवा शेर ये साफ नहीं था। और संतोष की तलाश में पुलिस को उससे जुड़ी एक अहम जानकारी मिली। सर, संतोष जिस दिन गायब हुआ था वो इसी लॉज में आकर रुका था, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। अगले दिन से गायब। हमें उसकी बाइक ही नहीं, उसका सामान भी उसके रूम में मिला जहां पे वो रुका हुआ था। सर, जिस दिन वो यहाँ आया उसकी अगली सुबह तक कमरे से नहीं निकला, फिर अगली सुबह कमरे पे ताला लगा के निकला, फिर वापस नहीं आया। 4 दिन पहले चेक इन किया, 3 दिन वो लौटा नहीं। तुम्हें शक नहीं हुआ? सर, उसने कहा था कि वो बिजनेस के लिए आया है और 1 हफ्ते का एडवांस भी दे रखा था। ये लो दवाई लो। टाइम से दवाई क्यों नहीं लेते तुम? कहाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो अंदर? बहुत नाज हो रहा है ना खुद पे, जब फिर से अपनी शक्ल दिखाने चले आए। हमारी शक्ल तुम्हारी शक्ल से अच्छी है और सीमा जी की शक्ल तुमसे लाख गुना अच्छी है। अगर तुम्हारी सीमा जी इतनी अच्छी है तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? ये घर हमारे पैसे से चलता है, हमारा अधिकार है इस घर में, हम नहीं जाएंगे। बड़े आए से अपना घर कहने वाले, ये सिर्फ हमारा घर है समझे? अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बिठा के निकालेंगे तुम्हें। निकलो यहाँ से। हम नहीं जाएंगे इस घर से, बस समझ गए? नहीं जाओगे। आरती, निकलो यहाँ से। आरती, 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 हमको बच्ची से बात करने दो। आरती, तुम हमको हमारे बच्चे से अलग नहीं कर सकती हो। दरवाजा खोलो, हमको बंटी से बात करने दो बस। आरती। सर, संतोष ने जानबूझकर ऐसा लॉज चुना जिसमें सीसीटीवी नहीं है, लेकिन अपनी बाइक और अपना सामान छोड़ के कहां जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे लगा हो कि वापस आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए अपना सामान भी छोड़ के भाग गया? नहीं सी, ये माजरा कुछ और है। आसपास पता करो, शायद कुछ लीड मिल जाए। सर, पुलिस संतोष के लॉज से अचानक गायब होने के सुराग ढूंढ ही रही थी कि अपराधी की चालाकी का एक और मामला सामने आया। साहब, हमारा बेटा बंटी नहीं मिल रहा है साहब। वो दोपहर में पार्क में खेलने गया था, उसके बाद से नहीं मिल रहा। हमें पूरा यकीन है साहब, ये काम चिराग का है। आपके पति चिराग ने? हाँ साहब, चिराग ही उसे उठा के लेके गया होगा, क्योंकि हम बंटी को चिराग से नहीं मिलने दे रहे थे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, मेरे बंटी को वापस ला दीजिए प्लीज। क्या हुआ दरोगा जी? दरोगा जी, घर का चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ भी मत छोड़ना। अरे दरोगा जी, लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं? आपके बीवी ने आप पर आरोप लगाया कि आपने अपने ही बच्चे का अपहरण किया है। हम भला अपने बच्चे का अपहरण क्यों करवाएंगे? सर, यहाँ बंटी का कोई क्लू नहीं मिला। दरोगा जी, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे बच्चे को ढूंढिए, यहाँ पे नहीं है वो। बंटी के अचानक लापता होने का शक आरती ने अपने पति चिराग पर जताया, लेकिन बंटी की तलाश में जो जानकारियां पुलिस को मिली वो किसी और को ही सस्पेक्ट बना रही थी। हाँ साहब, ये बच्चा तो अक्सर यहाँ खेलने आया करता है, आज भी तो आया था। कोई था इस बच्चे के साथ? एक औरत थी साहब। इनमें से कोई थी?
ये थी साहब। हाँ साहब, हम बंटी से सोडे के ठेले के पास मिले थे। अंकल 4 रुपए कम है, कल दे दूं? सोडा भी कल पीना, चल। अरे भैया, बच्चे को दे दीजिए सोडा। कितने पैसे हुए? हम देते हैं 10 रुपए। उसने सोडा पिया और वो पार्क खेलने चला गया और हम घर वापस आ गए। घर आने के 2-3 घंटे बाद जब बंटी वापस नहीं आया तो आतिथि परेशान हो गए। फिर हमने उन्हें बताया कि हमने बंटी को पार्क के पास देखा था। और सर, आप हम पर ही शक कर रहे हैं। भला हमें उसे किडनैप करके क्या मिलेगा? हेलो, क्या कौन बोल रहा है? हेलो, बोल कौन रहा है? हेलो, हेलो। क्या हुआ? किसका फोन था? किसका फोन था? क्या हुआ? क्या हुआ? बाबूजी। हाँ हाँ हाँ, कौन? बंटी कहाँ पर अड़ुआ है बाबूजी? रोते ने 50 लाख मांगे, नहीं तो उसे मार देंगे। बाबूजी, बाबूजी आप ठीक है ना? बाबूजी, बाबूजी उठिए ना। बाबूजी। दीदी, पूनम, सच सच बता, तू सही में बदल गई है या कोई चाल चल रही है? उस दिन अचानक से तुमने हमारे साथ दोस्ती की और फिर बंटी के साथ तुम्हें आखिरी बार देखी गई। सच सच बता पूनम, मेरा बंटी कहाँ है? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हमने कुछ नहीं किया। उधर पुलिस हम पे शक कर रही है और यहाँ पे आप भी। हमें तुम पे विश्वास नहीं हो रहा है पूनम। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, अगर बंटी के बारे में कुछ भी पता है बता दो हमें। दीदी हमारा भरोसा करो, हमने कुछ नहीं किया। अन्नू की हत्या के बाद बंटी का गायब होना अपराधी का वो मास्टर स्ट्रोक था जिसका मकसद सिर्फ फिरौती के पैसे वसूलना नहीं था, बल्कि एक अपराध के जरिए दूसरे अपराध को छुपाने की एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका खामियाजा कैलाश नाथ चतुर्वेदी का पूरा परिवार भुगतने वाला था। मैडम, आपको डॉक्टर ने बुलाया। जी। जगह और वक्त तुम्हें जल्द ही पता लग जाएगा। 50 लाख तैयार रखना, अगर अपने बच्चे से दोबारा मिलना हो तो। आपको फिरौती के लिए कॉल आया था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? सब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम डर गए थे साहब कि कहीं वो लोग हमारे बंटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सिंह, जिस नंबर से इन्हें मैसेज और कॉल आया था वो ट्रैकिंग पे डाल दो। सर ठीक है। सर, जिस नंबर से आरती को रैंसम कॉल आया था वो संतोष के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकेशन ट्रेस हो गई है। सिंह, संतोष जिस लॉज में रुका हुआ था वहां से थोड़ी ही दूर एक दुकान की सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। रिवाइंड करो। पता करो ये आदमी कौन है और संतोष इसके साथ बैठ के कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि इसी आदमी की मदद से उसने बंटी को किडनैप किया हो? संतोष के बीवी को बुलाओ, हो सकता है कि वो इस आदमी को जानती है। सर, आरती, मेरी दवा का वक्त हो गया है। आरती, दरवाजा क्यों बंद है? दवा का वक्त हो गया है आरती। क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे इतना? नहीं, वो हमारी दवा का वक्त हो गया इसलिए। खुद ढूंढ लो कौन सी चाहिए। साहब, आप हम पे बार बार शक कर रहे हैं। हम आपसे पहले भी कह चुके कि बंटी को किडनैप करके हमें मिलेगा क्या, और हमारे पति ने जो किया सो किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और हमें यह भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है।
चला गया। सर, जो आदमी संतोष के साथ देखा गया था उसकी पहचान हो गई है। ये एक हिस्ट्री शीटर है, इसका नाम राजकुमार है और काफी बार जेल भी जा चुका है। ठिकाने का पता चल गया है सर। सिंह, ये केस क्लोज करने का वक्त आ गया है, गाड़ी निकालो। जिंदा है। हम मानते हैं साहब, हमारा अन्नू से रिश्ता था। और ये भी बात सच है कि जिस दिन उसका खून हुआ उस सुबह हम उससे मिले भी थे, लेकिन हमने अन्नू को नहीं मारा साहब। अगर तुमने कुछ किया नहीं था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आए? हम डर गए थे साहब, इसलिए बनारस के पास जनता लॉज में चले गए। हमें लगा कुछ दिन में मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। फिर हमसे मिलने वहां एक आदमी आया। कौन हो तुम? आवाज नीचे ज्यादा चिल्लाए ना तो पुलिस आ जाएगी यहाँ पर। चुपचाप मेरे साथ चल। साहब, हमें लगा कि बात पुलिस तक ना जाए, तो इसलिए हमने उसकी बात मान ली। फिर वो हमें एक जगह ले गया और हमें बांध के रखा। लेकिन बंटी के किडनैपिंग में फिरौती के लिए कॉल तेरे ही मोबाइल से आया था। हम कह रहे हैं साहब, हमें हमारी बीवी फंसा रही है। हमारा अन्नू से रिश्ता था, इस बात का बदला ले रही है हमसे साहब। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी पूनम ही ये सब कुछ कर रही है? क्योंकि साहब उस दिन जब हम अन्नू से मिलकर वापस आ रहे थे तो हमारी बाइक खराब हो गई थी। हम अपनी बाइक ठीक करने लगे तो हमने वहां से एक औरत को गुजरते हुए देखा। हम उसकी शक्ल तो नहीं देख पाए, पर अब लग रहा है कि पूनम ही होगी। संतोष का बयान पूनम को सस्पेक्ट तो बना रहा था, लेकिन राजकुमार की तलाश के बाद इस केस में अभी और घुमाव बाकी थे। किसके कहने पे संतोष को किडनैप किया था? बताता हूँ सब मारियो में सब बताता हूँ सब बताता हूँ साहब, मैं संतोष से सिर्फ बदला लेना चाहता था। माना कि अन्नू हमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन हम अन्नू को बहुत प्यार करते थे ना, इसीलिए हम सिर्फ संतोष को सबक सिखाना चाहते थे। तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगा पाल, इसकी अच्छी खातिरदारी करना। मैं सच बोल रहा हूँ सर। पुलिस के जोर देने के बावजूद कार्तिक अपने बयान पर कायम रहा और तभी बंटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसकी मौत सर पे चोट लगने की वजह से ही हुई। और सर, उसकी हत्या से पहले उसे कुछ दवाइयां भी दी गई थी। उसके ब्लड में काफी मात्रा में ऐसी दवाइयों के केमिकल्स मिले जो अक्सर साइनस और कोल्ड में दिए जाते हैं। मैंने पता किया सर, बंटी को साइनस और कोल्ड का प्रॉब्लम था। अगर मर्डर के पहले बंटी को कोल्ड और साइनस की दवाई दी गई है, इसका मतलब किडनैपर जानता था कि बंटी को कोल्ड और साइनस का प्रॉब्लम है। और एक बात, जिस कमरे में हमें बंटी की लाश मिली थी वहां दवाइयां, खाने पीने का सामान भी मिला था, उसका अच्छे से ख्याल रखा गया। इसका मतलब किडनैपर उसके जान पहचान वाला था। फिर तो सर ये पूनम भी हो सकती है। पाल, जिस कमरे में बंटी की लाश मिली थी उसके आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी फैमिली मेंबर की मूवमेंट उसमें कैप्चर हुई हो। सर, बल्कि अपराधी वो है जो अब तक अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए था। सर, ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं जहां बंटी की लाश मिली थी। बंटी को आप ही ने मारा है और अनु का कत्ल भी आप ही ने किया है। सच है कि नहीं? देखिए, सच उगलवाने के और भी तरीके हमें आते हैं। आप ही ने मारा है या नहीं? हाँ हाँ, हमने ही मारा है। मारा है हमने। क्यों और कैसे मारा? उस दिन जब संतोष जी अनु से मिलने जा रहे थे। तुमने अनु को मारा ये बात तो कबूल कर ली, लेकिन क्यों मारा ये अभी तक नहीं बताया। क्योंकि हमसे और सहन नहीं हो रहा था साहब। चिराग की वजह से हम बाबूजी की गालियां सुने। चिराग ने कहा कि चुपचाप सब कुछ सहती जाओ और बाबूजी की सेवा करती जाओ, तब जाके बाबूजी हमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी देंगे। और उधर अनु भी घर आने का मन बना रही थी। हमें डर लगने लगा साहब कि अब प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तब हमने फैसला किया कि हम पूनम और संतोष को अनु के कत्ल में फंसा देंगे। और हम जानते थे कि जब तहकीकात होगी तो संतोष पे ही शक जाएगा और वही दोषी माना जाएगा, क्योंकि अनु और संतोष के बीच में नाजायज संबंध थे। लेकिन साहब, फिर एक दिन हमें पता चला कि हमारा पति हमें ही धोखा दे रहा है। वो हमें छोड़ के उस दूसरी औरत से शादी करने का प्लान बना रहा है। हम डर गए थे कि हमारे बंटी का क्या होगा। तब हमने डिसाइड किया साहब कि हम
बंटी के किडनैपिंग का नाटक करेंगे। हेलो। और हमने ही उसे मैसेज टाइप करके दिया था और भेजने को कहा था, लेकिन जब हम बाबूजी के पास पैसे मांगने गए तो उन्होंने कहा कि वो पैसे नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी जमीन की कीमत अब कुछ नहीं रह गई। पर तुमने अपने ही बेटे को क्यों मार डाला? हम बहुत डर गए थे साहब, इधर पैसे भी नहीं मिले और उधर आप लोग भी बंटी को ढूंढ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। हम बंटी को नहीं मारना चाहते थे साहब, वो तो गलती से हो गया। आरती ने भले ही अपने पति से धोखा खाया, लेकिन अपने बेटे की तकदीर का चिराग उसने खुद बुझाया। जब भी कभी लालची नियत छल करने के लिए उकसाए तो समझ लें कि अगर पीछे ना हटे तो उस लालच की कीमत एक ना एक दिन अपनी जिंदगी नीलाम करके चुकानी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।